अन्य आरुषि। हाँ, सो एक बार आगे कंटिन्यू करते हैं। कंसेप्ट तो ओवरऑल सेम है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, बट क्वेश्चंस की वैरायटी चेंज होगी। क्वेश्चंस की वैरायटी थोड़ी सी चेंज होगी। आगे हम देखते जाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन से हमें करने हैं। ओके, ये क्यूबिक वाला इक्वेशन हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक हमने नहीं किया था। अच्छा, इसमें है, उन्होंने कर लिया है क्या? ओके, ये क्वेश्चन नहीं किया होगा, ये उसमें है। हो गया कंप्लीट, गुड। ठीक है, एक काम करो, तुम उसमें से आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन करो जो नहीं हुआ, डाउट उससे जरा, और बाकी तुम लोग ये वाला क्वेश्चन 17 को पहले कर लेना। क्वेश्चन नंबर 17। सो इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स आई गिवन है, और एक इक्वेशन गिवन है। के की वैल्यू फाइंड आउट कर। हो चुका है। ओके, सो चेक करते जाना कैसे करना है। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना, यूजुअली जो स्मॉल लेटर से अगर लिखा है ना, तो स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी, और ये कैपिटल लेटर्स मतलब मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया ये चीज? तो पहला स्टेप होगा आपको ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स फॉर्म करना, जो कि ए इंटू ए से मिलेगा, और उसके लिए इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो 3 - 2 4 - 2 एंड अगेन 3 - 2 4 - 2। फटाफट मल्टीप्लिकेशन करो, ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स क्या है बताओ। इसमें हो गए सारे कुछ बच्चे। ये एक्चुअली ना, ये अलग ऑर्डर में, ये अलग ऑर्डर में, दोनों मिक्स है। तो इसमें देख लो, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन हो गया होगा, ये हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाला भी हो चुका है। अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़े ऑलमोस्ट उसमें सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई थिंक ये केस स्टडी क्वेश्चंस को एक बार चेक कर लो। ओके, सो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स क्या बना, एक बार बताना। 170, then फर्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए इन दोनों से, करेक्ट? नहीं, फर्स्ट वाले का रो, सेकंड वाले का कॉलम। ठीक है, सो ये नंबर आएगा 9 - 8, दैट इज 1। देन ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, सो -6 + 4, so you get -2, correct? Then second row multiply होगा first column से, you will get 12 - 8, you will get 4. ये multiply होगा -8 + 4, so you get -4. फिर ये आया ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशंस गिवन है इसमें वैल्यू पुट करना है। सो ए स्क्वायर के प्लेस पे ये मैट्रिक्स आ जाएगा 3 - 2, सॉरी, ए स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा 1 - 2 4 - 4 इज इक्वल टू के प्लेस पे के रहेगा, मैट्रिक्स ए के प्लेस पे आ जाएगा 3 - 2
4 माइनस 2 -2, ये i का मतलब क्या हुआ? i का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स? हाँ, मतलब 2 by 2 वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देन फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट साइड वाला टर्म एज इट इज रहेगा, राइट साइड वाले टर्म्स क्या क्या हो जाएंगे? सो फर्स्ट टर्म बनेगा 3k, करेक्ट, और ये क्या बन जाएगा? -2। सो फर्स्ट टर्म विल बी 3k माइनस, क्या मैंने डायरेक्ट किया, समझ में आ गया कैसे हो गया? नेक्स्ट एलिमेंट बताओ, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये टर्म कितना बन जाएगा? -2k, ठीक है, और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0। डन। देन ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? 4k माइनस 0, सो यू गेट 4k। समझ में आ रहा है? हाँ, एक्चुअली मैं 2 स्टेप एक साथ कंबाइन किया इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। पहले k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k जब अंदर मल्टीप्लाई होगा 3k माइनस 2 4k, 3k माइनस 2k 4k माइनस, ऐसा जाएगा। क्या ये क्लियर हुआ? बताओ जल्दी। माइनस जब 2 अंदर जाएगा तो 2 0 0 2, क्या ये क्लियर हो गया? अब माइनस कर दो, 3k माइनस 2, ये हो जाएगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा? -2k। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 4k। नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा? -2k माइनस 2। क्या ये क्लियर है? कंफर्म करो। और आ गया 1 -2 4 -4। अब एलिमेंट बाय एलिमेंट कंपेयर कर लो। जैसे अगर मान लो मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं तो k की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ तो k की वैल्यू क्या आएगी? k इज इक्वल टू 1। अच्छा ये बताओ, अगर k इक्वल्स टू 1 आया, दैट्स इट, आंसर यहाँ खत्म, या और भी कुछ करना चाहिए? हो एक्चुअली हाँ करेक्ट, हमें प्रूफ करना चाहिए एक्चुअल में k इक्वल टू 1 के लिए सारे एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सो फॉर k इक्वल टू 1, k अगर यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो मुझे वैल्यू क्या मिलेगी? 1। सो 1 इक्वल टू 1, करेक्ट। k की जगह पे यहाँ 1 पुट करूंगा सो विल गेट -2, k की जगह पे यहाँ 1 पुट करूंगा सो विल गेट -4। सो k इक्वल टू 1 रखने पे सारे एलिमेंट इक्वल आ रहे हैं, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या बोलते? नो वैल्यू ऑफ k विल बी एग्जिस्ट या पॉसिबल। क्लियर हो गया सबको? ये क्वेश्चन हटा दो। चलो नेक्स्ट। ओके, ये एक जो क्वेश्चन देख रहे हो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे तुम लोगों को क्लास 12 में, जिस भी क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है। क्वेश्चन में बोल रहा है आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और आपको ये शो करना है। तो पहला स्टेप ए नोट डाउन कर लो, और जो प्रूफ करना है वो साइड में नोट डाउन कर लो। ये हो गया है ना? वो बना क्या केस स्टडी क्वेश्चन है? ओके, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये वाला चीज समझाना है, थोड़ा सा एक कंसेप्ट बताना पड़ेगा, उसके बताया स्पेस छोड़ दे उसके लिए। नोट डाउन कर लिया? सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एलएचएस से, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? i प्लस ए, करेक्ट। सो i के प्लेस पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा जो है 1 0 0 1 प्लस 8। तो a के प्लेस पे ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा 0 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2, और ये आ जाएगा 0। क्या ये पूरा पैटर्न समझ में आ गया सबको? देन अब दोनों को प्लस करेंगे तो ये टर्म हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2, और ये आ जाएगा 1। ये एलएचएस आ गया। अब हम आरएचएस को स्टार्ट करते हैं, और आरएचएस में भी सेम टर्म आनी चाहिए। तो लिख लो आरएचएस वाला एक्सप्रेशन क्या होगा?
RHS is equals to I minus A और फिर ये वाला मैट्रिक्स cos अल्फा minus sin alpha and then cos alpha. तो इसको ना साथ में सॉल्व करना है। सबसे पहले मुझे ये बताओ I माइनस ए वाला जो मैट्रिक्स है ये क्या फॉर्म होता है? क्या इसको ओरली चेक करके बता सकते हैं? प्लस tan a by 2 या देगा 1 प्लस tan अल्फा बाय 2 minus tan a by 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 एंड 1। क्या ये क्लियर हुआ? सो ये मैट्रिक्स हो जाएगा 1 tan अल्फा बाय 2 माइनस tan अल्फा बाय 2 minus tan alpha by 2 and last term will be 1 और ये जो मैट्रिक्स है ये है cos alpha minus sin alpha and then cos alpha। यहाँ तक क्लियर? ओके। अब सबसे पहले ना एक क्लियरिटी तुम लोगों को बिल्कुल होनी चाहिए कि फाइनल आंसर क्या लाना है। फाइनली दिस कंप्लीट प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू दिस। ये क्लियर हो गया? सो हम इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं यहाँ पर। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करो और फर्स्ट टर्म विल बी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। सो यू विल गेट cos alpha plus tan alpha by 2 cos alpha plus tan alpha by 2 into sin alpha. Correct? Next term will be minus sin alpha plus tan alpha by 2 into cos alpha. Everything clear है ना यहाँ पे? सेकेंड रो के एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे? माइनस tan alpha by 2 into cos alpha plus sin alpha, correct? And second row, second column multiply होगा, so this minus and this minus will become plus। ये क्या लेगा? sin alpha into tan alpha by 2 and plus cos alpha। एक बार कंफर्म करो क्या है, मतलब क्लियर हो गया? हो गया ना? हमारा भी मैथ्स में मैट्रिसेस वगैरह है, एक बार सिलेबस मुझे चेक करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखो ऑब्जेक्टिव एकदम क्लियर है कि हमें ये पूरा एक्सप्रेशन जो है क्या फॉर्म करना है। हमें ये वाला जो टर्म है ना, इस टर्म को क्या फॉर्म करना है? 1 बनाना है। समझ में आ रहा है ना ये चीज? और ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म क्या फॉर्म होना चाहिए? tan अल्फा बाय 2। ओके, तो यहाँ मैं साइड में इसका रफ कैलकुलेशन करता हूँ। देखो, जो सबसे पहले आपके पास cos अल्फा प्लस tan अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करें? ये cos अल्फा को अभी फिलहाल एज इट इज रहने देता हूं, ठीक है, प्लस ये जो tan अल्फा बाय 2 है इसको मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ? एंड देन यहां पर मैं साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करता हूं। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला याद है क्या होता है? साइन ए इक्वल टू साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। याद आया? तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन अल्फा की जगह पे, तो ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया? देन ये cos अल्फा बाय 2 और ये cos अल्फा बाय 2 कैंसल आउट हो जाएगा, और ये जो पूरा का पूरा टर्म है, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा बाय 2, मतलब ये क्लियर हो गया। अब आते हैं cos वाले टर्म पे। तो cos का हाफ एंगल फॉर्मूला थोड़ा रिकॉल करो, क्या होता है? cos का डबल एंगल याद है? cos का इस पहले फॉर्मूला पूछता हूं, चलो।
ओके, और मैं क्या पूछ रहा हूँ, एक बार साइड में लिख रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ cos 2 थीटा का फॉर्मूला, यानी cos 2a का फॉर्मूला, इसको किसको याद है, कौन कौन से याद है? हाँ, cos square theta minus sin square. और 1 minus 2 sin square theta. और 4 sines of 4 cos cube theta minus 3 cos square theta. कौन सा बोल रहा है, cos का डबल एंगल नहीं, cos का ट्रिपल एंगल। मैं बताता हूँ, ध्यान रखो, ये चार फॉर्मूले, सबसे बेसिक फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री। डन। दूसरा फॉर्मूला कैसे बना, अगर याद करना है तो देखो, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 10 में पढ़ा है ना ये चीज, cos स्क्वायर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो अगर मैं इस cos स्क्वायर की जगह पे ये रखूंगा तो मन में कैलकुलेशन करो, बताओ क्या बनेगा। इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो और एक और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये बना दूसरा फॉर्मूला। समझ में आई ये चीज। अगर मान लो मैं इस साइन स्क्वायर को cos स्क्वायर में बदल दूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा पता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ में आया। ये तीनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होंगे, कम से कम पूरे 12th में 1000 प्लस क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे तुम लोगों को जहां ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चंस। याद रखना मेरी बात, ठीक है, हर चैप्टर में इनका। अच्छा, एक और फॉर्मूला है जो बहुत कम यूज होता है, cos का डबल एंगल। क्या वो किसी को याद है? थोड़ा सा गलत है, फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आएगी, ये आखिरी फॉर्मूला है, ये थोड़ा कम यूज होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले ऐसे यूज होंगे और कैसे यूज होंगे, cos 2 थीटा की जगह अगर थीटा आ जाएगा तो क्या बनेगा बताओ, cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो कोई फर्क नहीं, बस थीटा की जगह पे बाय 2 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा, यहां पर भी क्या आ जाएगा बाय 2 आ जाएगा। ऐसे यूज होगा, समझ में। और कैसे यूज होगा, और एक इंपॉर्टेंट समझना, 1 माइनस जैसे अगर मान के चलो ये हो गया, ये वाले को देखो, cos 2 थीटा इज इक्वल टू दिस, इसको cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू दिस, इसको ना नोट करके रखना अभी जो मैं बता दूं, ठीक है। मान लो -1 को मैं उधर शिफ्ट करता हूं, तो बताओ क्या होगा टर्म, 1 प्लस cos 2 थीटा या cos 2 थीटा प्लस 1, ऐसा ही होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 2 cos square theta. 2 cos स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल याद रखना है, समझ गए। अगर मान लो ये 1 प्लस cos 2 थीटा न होके 1 प्लस cos थीटा बस होगा, तो क्या फर्क पड़ेगा फॉर्मूले में, 1 प्लस cos x है, जैसे मान लो 1 प्लस cos x है, तो फॉर्मूला कैसे बदलेगा, 2 cos स्क्वायर x बाय 2। समझ में आ गई ये चीज। अगर मान के चलो मैं बोलता हूं 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा, 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला बताओ, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो, ये cos 2 थीटा उधर गया, तो ये 1 माइनस cos 2 थीटा बना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos और square theta. नहीं 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 नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, इधर ये cos 2 थीटा इधर पे गया, तो 1 माइनस cos 2 थीटा हुआ, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना, ठीक है। बिल्कुल ये याद रहना ही चाहिए, एनी इन एनी केस, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कोई भी चैप्टर उठा लो, ऐसा कोई चैप्टर नहीं जिसमें फॉर्मूला नहीं लगेगा, हर चैप्टर में इस पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डन, हटाओ इसको। मैं बैक टू द क्वेश्चन। तो अब हमारे पास ये चीज क्लियर है कि ये जो पूरा टर्म हमने जो लिया, जो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसको बनाना है 1। हमने इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करके ये बना दिया, अब बच गया ये वाला हिस्सा cos अल्फा, ठीक है। अब थोड़ा सा समझो कैसे, यहाँ एंगल अल्फा है, यहाँ पर एंगल क्या है, अल्फा बाय 2 है,
क्लियर हुआ कि नहीं? तो कॉस अल्फा का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? हमारे पास 4 फॉर्मूले, कौन सा लगाएंगे? हाफ एंगल में कौन सा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, समझ में आएगा नहीं वाला फॉर्मूला, जिससे ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे और फाइनली आपके पास क्या बचेगा? 1। तो ये पूरा टर्म सिंप्लीफाई होकर क्या आ गया? 1। क्या ये प्रोसेस क्लियर? ओके, नेक्स्ट, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये जो टर्म है और ये जो टर्म है, दोनों टर्म सेम है, एग्जैक्टली चेक कर लो। cos अल्फा tan अल्फा बाय 2 sin अल्फा tan अल्फा बाय 2 sin, तो मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1। क्लियर हो गई ये चीज? अब बच गई रिमेनिंग 2 टर्म्स, मतलब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो इस टर्म को चेक करते हैं, मतलब इस टर्म को चेक करते हैं, ठीक है? तो ये वाली टर्म को लिख लेते हैं अब हम, जो है माइनस tan अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। क्लियर? और इसको सिंप्लीफाई करके हमें क्या फॉर्म करना है? इसको सिंप्लीफाई करके क्या बनाना है? इस टर्म को tan अल्फा बाय 2 के इक्वल लाना है। तो अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ठीक है? कैसे कैसे सिंप्लीफाई करें, एक एक करके चेक करते हैं। मल्टीपल तरीके से किया जा सकता है, जो सबसे इजीएस्ट इसमें हो। सबसे पहले माइनस tan अल्फा बाय 2 को माइनस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा बाय 2 ऐसा लिख देता हूं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, और ये कॉस अल्फा वाला टर्म है, एक सेकंड रुक जाओ, दूसरा तरीका यूज करते हैं। माइनस tan अल्फा बाय 2 को एज इट इज रहने देता हूं। ये जो कॉस अल्फा है ना, इसमें हाफ एंगल फॉर्मूला लगाता हूं। कौन सा? 1 माइनस, एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, एक दूसरा कौन सा है? 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। याद है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? ये फॉर्मूला लगाता हूं, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 माइनस 1। अब आपके दिमाग में आएगा यही फॉर्मूला क्यों लगाया? क्योंकि मैंने देख लिया था भाई आंसर में चाहिए tan अल्फा बाय 2। अगर माइनस 1 वाला लगाऊंगा तो मल्टीप्लाई होकर क्या मिल जाएगा? tan अल्फा बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस ये वाला टर्म क्या आ गया हमारे पास? साइन अल्फा। यहां तक का स्टेप क्लियर हो गया? अब टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे, सबसे पहले ये वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा इससे, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या टर्म बनेगा बताओ? क्या मिलेगा? -2, पहले तो -2 आ गया, tan अल्फा बाय 2 आ गया, एंड इनटू cos स्क्वायर अल्फा बाय 2, करेक्ट? माइनस, और फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? प्लस tan अल्फा बाय 2। समझ में आ रहा है ये चीज? और लास्ट टर्म क्या आएगा? प्लस, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं, क्या आएगा? साइन अल्फा आएगा। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई? अब फर्दर सिंप्लीफाई करते, ये वाली टर्म को चेक करना है, ये -2 एज इट इज, tan अल्फा बाय 2 को साइन कॉस में बदलेंगे, तो क्या लिखेंगे? साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस tan अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा। समझ में आया ये पूरा स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? एक कॉस इधर का और एक कॉस इधर का कैंसल आउट हो जाएगा। समझ में आया ये पूरा स्टेप? अब जो रिमेनिंग टर्म्स बची है विथ माइनस साइन है, तो ये माइनस है, और माइनस को छोड़ के बाकी सब कुछ चेक करो ये क्या फॉर्म कर रहा है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन का डबल, तो ये हो जाएगा साइन का डबल एंगल, मतलब अल्फा बाय 2 का डबल क्या होता है? अल्फा। समझ गए ना? और प्लस यहां पर क्या बचा है? tan अल्फा बाय 2, और प्लस यहां पर क्या बचा है? साइन अल्फा। ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट tan अल्फा बाय 2। तो ये पूरी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? tan अल्फा बाय 2, ये पूरी वैल्यू समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू आ गई tan अल्फा बाय 2। सिमिलरली ये जो टर्म है, दोनों टर्म सेम है, बट सिर्फ एक डिफरेंस है, क्या है? माइनस साइन का डिफरेंस है। तो वो वाली टर्म भी क्या आएगी? tan अल्फा बाय 2, बट विद नेगेटिव साइन, ये आ जाएगा माइनस tan अल्फा बाय 2। ठीक है, तो फाइनली इसके बाद वाले स्टेप में क्या लिखोगे? आरएचएस जो हमारा चल रहा था, ये पूरा साइड वर्क है जो आपको मेंशन करना है, और फिर उसके बाद लिखोगे
RHS is equals to उसकी जगह पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाय 2, नेक्स्ट टाइम आ जाएगा tan अल्फा बाय 2 और ये आ जाएगा 1, दैट इज इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव। तो अब जो मैंने तरीका आपको यहाँ पर बताया ना, ये पूरा सिंप्लीफिकेशन, ये एक लौता तरीका नहीं है और मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के। आप डिफरेंट आइडेंटिटीज यूज कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। हटा दो, हो गया। तो ये ये क्वेश्चन मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए आया है मल्टीपल एग्जाम्स में, ठीक है। आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे बोर्ड्स के आपको मिलेगा इसमें, पिछले 4-5 सालों के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे मूव करते हैं। ओके, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। याद है ना, पहले ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे बहुत ज्यादा एग्जाम्स में, बट रिसेंटली 4-5 सालों से वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ 2-3 क्वेश्चन ही ऐसे देखने को मिलेंगे। पहले स्टेटमेंट पढ़ लो क्या लिखा हुआ है। आई होप पढ़ लिया, समझाओ मुझे क्वेश्चन क्या है। हाँ नहीं है समझ में, और किसी को आया समझ में पार्शली तो भी चलेगा। हाँ, कॉमर्स वाले बताओ। और उनके पास 2 बॉन्ड्स थी जो इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक में 5% इंटरेस्ट देता है एनुअली और एक 7% देता है। तो वो एक समझना चाहते थे, इसमें वो दोनों 30,000 को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है। वो हो सकता है 10-20, हो सकता है 15-15। कैसे वो ब्रेक करे सो दैट 5% और 7% के इंटरेस्ट रेट के साथ उसको ओवरऑल इंटरेस्ट कितना मिले, 1800 रुपीज का, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, ओवरऑल इंटरेस्ट उसको कितना मिले, 2000 का। क्या ये क्लियर हो गया? अब हम इस पूरे डेटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर रहा है वो कितना है हमें नहीं पता, मान लेते हैं x रुपीस जो है वो 5% वाले बॉन्ड के साथ इन्वेस्ट कर रहा है। और रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग कितना होगा, 30,000 माइनस x। सो दिस रिमेनिंग अमाउंट इज इन्वेस्टेड विथ 7% ऑफ इंटरेस्ट, 7% बॉन्ड के साथ। क्या ये क्लियर हो गया? पहले हमने जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस किया। ये कौन सा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 1/2। इसका ऑर्डर है 1/2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? ओके। अगर मैं इसको इसके इंटरेस्ट रेट से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो इंटरेस्ट रेट भी 2 टाइप के, 5% और 7%। उसको भी मुझे एक मैट्रिक्स के फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा। तो वो मैट्रिक्स जो होगा वो कॉलम मैट्रिक्स फॉर्म होगा। कॉलम मैट्रिक्स होगा जिसमें पहले आएगा 5% और बाद में क्या आएगा, 7%। अब कॉलम मैट्रिक्स क्यों होगा, उसके पीछे का रीजन क्या है? बिकॉज हमें मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो होना चाहिए। रूल क्या बोलता है? जो इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स है वो इसमें नंबर ऑफ रोज होने चाहिए। मतलब इसका ऑर्डर क्या हो गया हमारे पास, 2/1। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एंड देन इसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, 1/1 होगा। और वो जो वैल्यू मिलेगी हमको, वो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 1800 के इक्वल आनी चाहिए 1/1। समझ में आया क्या ये चीज? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 5% ऑफ x प्लस 7% ऑफ 30,000 माइनस x एंड दैट इज इक्वल्स टू 1800। क्या ये क्लियर हो गया सबको? एंड देन इसको सॉल्व करना है। 5% ऑफ x मतलब क्या हो गया, 5x अपॉन 100
7% of x मतलब 7% of मतलब 7/100 multiplied by 30,000 minus x that is equals to 1800. क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? 100 both sides multiply. 100 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो. सो 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये डिनोमिनेटर वाले 100 कैंसिल आउट हो जाएंगे और राइट साइड में 1 8 और 4 जीरोस आ जाएंगे. क्लियर हो गया ये स्टेप? और लेफ्ट साइड में हमारे पास टर्म्स क्या क्या बचेंगे? ये बना 5x प्लस 7 3 21 और 4 जीरोस माइनस 7x. क्या ये क्लियर हो गया? 5x minus 7x, so you will get minus 2x plus 2 1 4 zeros equal to 1 8 4 zeros. ऐसे ही हुआ. अब क्या करना है? टर्म्स को शिफ्ट करना है. ये इधर गया फाइनली विल गेट 2x और इधर पे कितना आएगा? 30,000. ऐसे ही आएगा ना 30,000. 21,000 2,10,000 minus 1,80,000, so you'll get 30,000. 15. So x is equal to 15,000. x is equal to 15,000. मतलब पहले बॉन्ड में 15,000 इन्वेस्ट करेगा और सेकंड वाले बॉन्ड में भी 15,000. क्या ये क्लियर हुआ? फॉर द फर्स्ट केस. सेकंड केस में सारा प्रोसेस सेम होगा, सिर्फ यहाँ पर 1800 के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा और वो अकॉर्डिंगली नंबर चेंज हो जाएगा. क्या ये क्लियर है? तो सीबीएसई वाले बच्चों के में ये क्वेश्चन केस स्टडी के फॉर्म में पूछा जा सकता है. तुम लोगों के में केस स्टडी नहीं आता ना, सीबीक्यू नहीं आता, सीबीएसई में आता है सीबीक्यू, जिसमें ये पूछा जा सकता है. चांसेस थोड़े कम है बट मे भी आ सकता है. ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अगेन ये एक और क्वेश्चन है सिमिलर टाइप का. इसमें आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के मैट्रिक्स फॉर्म करना है. इसको खुद से करो. इसमें डजन को मल्टीप्लाई कर देना है या 10 भी कर सकते हैं? गुड क्वेश्चन. बाकी लोग समझेंगे क्या पूछ रहे हैं. एक्चुअली बुक्स की क्वांटिटी गिवन है, दूसरा उसका प्राइस गिवन है, लेकिन क्वांटिटी डजन में गिवन है. तो ये पूछ रहा है कि जैसे क्वांटिटी 10 डजन और कितना डजन है? 8 डजन और क्या है? 10 डजन. तो क्या हम डायरेक्टली ऐसे लिखें या फिर डजन है तो 12 से मल्टीप्लाई करके लिखें? तो दोनों तरीके चलेंगे. या ऐसा लिखो और बाहर में 12 लिख दो. समझ में आ रहा है ये चीज? बाहर में 12 है मतलब 12 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा. ये भी चलेगा या 12 से मल्टीप्लाई कर दो. सो पहला जो हमने मैट्रिक्स बनाई क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, बुक्स की क्वांटिटी. और ये कौन सा मैट्रिक्स है? वो मैट्रिक्स. इसका ऑर्डर क्या है? 1/3. करेक्ट. और सेकंड उसकी सेलिंग प्राइस है. और ऑब्वियसली हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट मिलेगा. तो सेलिंग प्राइस वाला जो होगा वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होना चाहिए? कॉलम मैट्रिक्स. जस्ट बिकॉज उसका ऑर्डर इसका ऑपोजिट हो जाएगा 3/1 एंड यू गेट टोटल कॉस्ट. सो सेलिंग प्राइस वाला कॉलम मैट्रिक्स बनेगा जिसकी प्राइसिंग उसकी लिख देना ₹80, ₹60 एंड ₹40. ओके, यहाँ तक क्लियर? अगर ये 12 परेशान कर रहा है तो 12 को बाहर में ही रखो अभी और सीधे सीधे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दो. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब ये रो और ये कॉलम का प्रोडक्ट. दैट्स इट. 1/1 का रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा. सो फर्स्ट नंबर विल बी 800 प्लस सेकंड नंबर 8 6 48 480 प्लस नेक्स्ट नंबर 400 ना. और रिजल्टिंग मैट्रिक्स 1/1 का है. क्या ये चीज समझ में आ गई? फिर इन सबको ऐड करो फाइनली 12 से मल्टीप्लाई. तो क्या आ रहा है फाइनल आंसर बताना.
1680 ठीक है, वो तो आगे 20,006 आगे वो 12 से मल्टीप्लाई हो 1680 मल्टीप्लाइड बाय 12। मैं भी कुछ डाउट इसमें आ गया ना? है ना? आ गया ये आंसर? आ गया? हो गया? चलो हटा दो फिर इसको मैं। अब आई थिंक एक दो और छोटे छोटे क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस में। तुम लोगों के में मल्टीपल चॉइस आता है ना? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखना। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। सो पहले अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ लो क्या है। अब इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखो। सबसे पहले मैट्रिक्स एक्स है, उसका ऑर्डर बताओ क्या है? 2/n। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है? y। y का ऑर्डर क्या है बताओ? 3/k। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है? z। उसका ऑर्डर क्या है? 2/p। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है? w। उसका ऑर्डर क्या है? n/3। नेक्स्ट कौन सा मैट्रिक्स है? p। और उसका ऑर्डर क्या है? p/k। क्या यहां तक क्लियर हो गया? कंफर्म करो। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो इसने लिखा है रिस्ट्रिक्शन फॉर एन के पी। एन के और पी की क्या रिस्ट्रिक्शन, क्या कंडीशन होनी चाहिए सो दैट दिस इज डिफाइंड। ये डिफाइंड है। ये डिफाइंड है का मतलब है पी और वाई मल्टीप्लाई हो सकते हैं। समझ रहे हो ना ये चीज? तो P और Y ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं, उसकी क्या कंडीशन होगी? तो P का ऑर्डर क्या है बताओ? P का ऑर्डर क्या है? P/K। Y का ऑर्डर क्या है बताओ? 3/K। समझ में आ रहा है ये चीज? और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की कंडीशन ये है कि ये दोनों सेम होना चाहिए। समझ में आया ये चीज? तो हमारे पास पहली कंडीशन मिल गई कि K इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 3। डन। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा इसके बाद जो मिलेगा P/Y, जो कंप्लीट मैट्रिक्स मिलेगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? P times 3। P टाइम्स K या P टाइम्स 3, दोनों करेक्ट है। समझ में आ गया ये चीज? अब आते हैं दूसरे मैट्रिक्स पे। उसके बाजू में जो है वो कौन सा? WY। तो W का ऑर्डर है n/3। Y का ऑर्डर है 3/K। डन। ये चीज क्लियर? क्या ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बिकॉज ये दोनों चीजें सेम है। और जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगा WY, उसका ऑर्डर क्या होगा बताओ? n/k, या k की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। n/3। क्या ये क्लियर हो गया? अब इन दोनों के एडिशन का क्या कंडीशन है? कब ये दोनों ऐड हो सकते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है ये n/3 है, ये p/3 है। ऑर्डर सेम होने के लिए ये दोनों नंबर्स भी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। दोस्तों द सेकेंड रिस्ट्रिक्शन इज p और n दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। ऑप्शन ए। क्या ये समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, हटा दो फिर इसको मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए सेम डेटा यूजफुल है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, x माइनस 7 x माइनस 5z का ऑर्डर क्या होगा? तो x और z अगर ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो x का ऑर्डर क्या था? x का ऑर्डर क्या था? 2/n। और z का ऑर्डर क्या? z का ऑर्डर क्या है? 2/p। क्या ये चीज क्लियर हो गया सबको? और अगर दोनों ऐड सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब ये दोनों चीजें आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल। n और p इक्वल होना चाहिए। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? अगर n और p इक्वल है तो इनका जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या होगा? क्वेश्चन समझो और मुझे आंसर बताओ, कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? 3 times Z, 2 times P, ए बी सी डी, कौन सा? A. और कोई? बी? और कोई? देखो एक चीज तो क्लियर है, जो भी ये रिजल्टिंग मैट्रिक्स बनेगा उसमें नंबर ऑफ रोज तो 2 होंगे, श्योर ये, बिकॉज दोनों में नंबर ऑफ रोज 2 है। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? या तो n होगा या तो p होगा, दोनों इक्वल है। तो 2/n हो सकता है सही आंसर, या 2/p हो सकता है सही आंसर। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया है? 2/n दिया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आया क्या समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। हटा दो फिर इसको मैं। तो ये लास्ट टॉपिक था, अब यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑलरेडी आप लोग जानते हो, एबी है तो बी वो जरूरी नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती है? एबी और बी ए नॉट नेसेसरली इक्वल, एसी बीसी, ये कुछ नॉर्मल अलजेब्रा वाली कंडीशन है, इसको हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया, स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन फिलहाल हम स्किप करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। इसको करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हेडिंग डालो, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इसको पहले मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर मैथमेटिकली समझाऊंगा। तो एक एग्जाम्पल लिखते हैं, मान लो एक हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर बताओ जल्दी क्या है? 2/3 करेक्ट। अब अगर मैं ए ट्रांसपोज लेता हूं, जिसको ए डैश से भी एक्सप्रेस करते, तो वो जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या होगा? पहले मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6। ऑर्डर क्या हो गया इसका? 3/2। समझ में ये चीज? तो ट्रांसपोज ऑपरेशन समझ गए क्या है? इसमें हम मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट्स इट। इससे क्या क्या चीजें बदल जाती हैं? मैट्रिक्स का ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? अब अगर मैथमेटिकली इसको लिखना है तो देखो कैसे लिखा है। ये है मैट्रिक्स ए, उसके एलिमेंट क्या है? ए आई जे, ऑर्डर क्या है? m/n। ट्रांसपोज लिया तो क्या चेंज हो गया? ए आई जे की जगह पे क्या हो गया? ए जे आई। ऑर्डर क्या हो गया? n/n। समझ गए ट्रांसपोज ऑपरेशन क्या है? क्या ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है या रेक्टेंगुलर में भी हो सकता है? सब में भी हो सकता है। अगर एक रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स कैसा होगा? कॉलम। रो का ट्रांसपोज लेने पे कॉलम बन जाएगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूंगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा। क्या ये क्लियर हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ थोड़ा? आइडेंटिटी याद है ना कौन सा? ये आई है, आई में 3/3 वाला ले रहा हूँ, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मतलब इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 0 0 1 0 1 0 और 1 0 0। आराम से पूछ, फिर से पूछ। 0 0 1 गलत। आई डैश क्या होगा बताओ? फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, करेक्ट करेक्ट।
बताओ एक बार, सही लिखा मैंने? सेकेंड रो बनेगा सेकेंड कॉलम, तो क्या बनेगा 0 1 0। थर्ड रो बनेगा थर्ड कॉलम, तो क्या बनेगा 0 0 1। क्या ये समझ में है? तो क्या मिला हमें? वही मिला। तो आई डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा I। क्या ये समझ में आया? ठीक है, एक मैट्रिक्स ये लिख रहा हूं, देखो जल्दी से इधर। 1 2 5 2 3 7 5 7 8। लिखो जल्दी से मैट्रिक्स, देखो 2 3 7 5 7 8। ठीक है, इसका ट्रांसपोज भी लिखो जल्दी से, क्या होगा इसका ट्रांसपोज लिख के बताओ। 5 2 3 7 5 7 8। सेम आएगा, समझ में आ रहा है ये चीज? इससे जब ट्रांसपोज होगा ना तब भी वही आएगा, करके देख लेना। अब अगर इसमें नोटिस करोगे ना, आप कैसे पहचान सकते हैं कि सेम आएगा? तो कैसे पहचान सकते हैं? तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। समझ रहे हो ना, जो स्टार्ट से एंड वाले पे जाता है। इसके अक्रॉस वाले एलिमेंट सेम होंगे। जैसे ये नंबर अगर 2 है तो ये नंबर भी क्या है 2। ये नंबर अगर 5 है तो ये नंबर भी क्या होगा 5। ये नंबर 7 है तो ये नंबर भी क्या होगा 7। समझ गए ना? कभी भी अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स दिखेगा तो ऐसे मैट्रिक्स में ट्रांसपोज लेने पे हमें सेम मैट्रिक्स मिल जाता है। क्लियर हो गया ये चीज? मतलब उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वो मैट्रिक्स दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। ऐसे मैट्रिक्स को हम स्पेशल मैट्रिक्स बोलते हैं और उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक वर्ड हमने क्यों यूज किया? क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के अक्रॉस में एलिमेंट सिमेट्रिक होते हैं। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना, ये कुछ लिखना है ट्रांसपोज में तो लिखो, अगर कुछ नहीं लिखना तो नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जब किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्लियर? डन। इन अदर वर्ड्स, अगर मान लो ये मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन। एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा या रेक्टेंगुलर में भी ये पॉसिबिलिटी है? ये हमेशा स्क्वायर ही होगा, रेक्टेंगुलर में पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अगर ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो अभी आपको सामने दिख रहा है, तो उसमें कौन से एलिमेंट आपस में इक्वल होने चाहिए? A12 और A21। This element should be equal to this element, correct? And this element should be equal to this. तो 1 3 3 1 के इक्वल होना चाहिए और 2 3 वाला किसके इक्वल होना चाहिए 3 2। सो इन अदर वर्ड्स इसकी डेफिनेशन ऐसे भी लिखी जा सकती है जो यहाँ लिखा है। क्या लिखा है? Aij इक्वल टू क्या होना चाहिए Aji। किसके लिए? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? क्योंकि ये आपको सारे तरीके से क्लियर होना चाहिए ना। अगर क्वेश्चन कभी घुमा फिरा के बोले तो फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट समझ जाओ कि क्या बोलना चाह रहा है। ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालो स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। नेक्स्ट हेडिंग डालो स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यूड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में? एक छोटे से एग्जांपल से बता। मान लो यहां पर एक मैट्रिक्स है, ये एक छोटा सा एग्जांपल चलो मैट्रिक्स ए का। और फिर इसके बाजू में इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, क्या होगा? लिख लिया ट्रांसपोज। सो फर्स्ट कॉलम क्या आया 0 -2 3, सेकेंड कॉलम
205 थर्ड कॉलम -3 -5 एंड 0। क्या ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक चीज ध्यान से समझना, ये ऑपरेशन को मैं इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से माइनस कॉमन निकाल सकता हूं। माइनस कॉमन निकाल लिया मैंने, तो अगर माइनस कॉमन निकाला तो सारे एलिमेंट के साइन चेंज हो जाएगी। जो जीरो है वो क्या होगा? तो जीरो ही रहेगा, न्यूट्रल है। ये क्या हो जाएगा? -2। ये क्या हो जाएगा? +3। देन 205 -3 -5 एंड 0। क्या है ये क्लियर हुआ सबको? और अब अगर आप इसको क्लोजली देखोगे, सो दिस मैट्रिक्स इज एक्चुअली ए। ठीक है क्या? फर्स्ट रो को मैच करो, सेकंड रो को मैच करो, थर्ड रो को मैच करो। सो इस मैट्रिक्स में आपको एक्चुअल में क्या मिला कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल गया? -3। डन, ये चीज क्लियर है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दोनों में क्लैरिटी होगी ना। सिमेट्रिक में क्या होता है? A ट्रांसपोज और A सेम होते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? A ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है? -A। डन, ओके। दूसरे एस्पेक्ट से इसको ध्यान से देखो। दूसरे एस्पेक्ट से देखोगे तो ये जैसे प्रिंसिपल डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल है, इसके अक्रॉस वाले सिमेट एलिमेंट्स को देखो, इन एलिमेंट्स को देखो। क्या है? दोनों सेम है बस साइन अपोजिट है। ये दोनों सेम है बस साइन अपोजिट है। ये दोनों सेम है बस साइन अपोजिट है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो यहाँ एलिमेंट सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, बस साइन अलग होगा। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, AJI इज इक्वल टू -AIJ। क्या ये समझ में आया सभी को? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए। ओके, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसकी बात पूछना। हो गया, लिखिए ना, यस और नो में आंसर करना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रिंसिपल डायगोनल क्या हमेशा 0 होगा? यस और नो? क्या नॉन जीरो भी हो सकता है? यस और नो? ये मतलब समझ रहे हो ना? और कोई ऑप्शन? सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल 0 ही होना चाहिए। अगर वो 0 नहीं है तो कभी वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ये मेरा पहला क्वेश्चन था, यस और नो वाला। सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल इज ऑलवेज 0। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। आपको प्रूव करना है कि ये एलिमेंट 0 होंगे। कैसे प्रूव करोगे? करेक्ट, ये डेफिनेशन लिखोगे। फिर आप ये देखोगे कि भाई अगर कोई एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट है तो उसकी पोजीशन 1 1 होती है, 2 2 होती है, 3 3 होती है। याद है ना पोजीशन सिस्टम, है ना? मतलब I और J दोनों क्या होते हैं यहाँ पर? इक्वल होते हैं। तो यहाँ I और J इक्वल होंगे, मतलब AII इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -AII। क्या ये चीज समझ में आ गई? और ये जब इधर जाएगा तो AII प्लस AI मतलब क्या हो जाएगा? 2AII इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो AII की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो ऐसे प्रूफ करना होता है। ये 2 मार्क्स के लायक वाला क्वेश्चन है जो पूछा गया पहले। क्या ये क्लियर हो गया सबको कंसेप्ट? ओके, नेक्स्ट आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। सो पहली प्रॉपर्टी का मतलब समझाना मुझे। ट्रांसवर्स को वापस ट्रांसवर्स के तो वो ट्रांसवर्स नहीं, ट्रांसपोज, है ना? 2 बार ट्रांसपोज लोगे तो वही मैट्रिक्स, 4 बार ट्रांसपोज लोगे तो वही मैट्रिक्स, 6 बार लोगे तो वही मैट्रिक्स। इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप ट्रांसपोज लेते हो, यू गेट सेम मैट्रिक्स। बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ पावर 4 के हिसाब से होता है। हाँ, नेक्स्ट बताओ, सेकेंड प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल से बता दो। मान लो अगर किसी मैट्रिक्स में 2 का 1 2 3 4, मान लो ये मैट्रिक्स है, ठीक है? 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा बताओ? 2 4 6 8। अब उसका ट्रांसपोज ले लो, बताओ क्या मिलेगा?
2 4 6 8 वो कॉलम में बदल जाएगा। मतलब पहले मल्टीप्लाई किया, बाद में क्या किया, ट्रांसपोज। ये लेफ्ट वाला पार्ट समझ में आ रहा है। अब पहले ट्रांसपोज कर दो इसका, पहले ट्रांसपोज करोगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 ऐसा बन जाएगा। और अब 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलेगा 2 6 4 8। तो सेम आया कि नहीं। तो ये बोलने का मतलब है कि पहले स्केलर का मल्टीप्लिकेशन फिर ट्रांसपोज लो, या ट्रांसपोज लो फिर स्केलर मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट सेम रिजल्ट। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो थर्ड तो वैसे सिंपल है, ऐड करने के बाद ट्रांसपोज या ट्रांसपोज करने के बाद ऐड, सेम मैट्रिक्स देगा। और फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह यूज होगी, इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है इसका। ए और बी दो मैट्रिक्स है, मल्टीप्लीकेशन देन ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू रिवर्स ऑर्डर में ट्रांसपोज का प्रोडक्ट। क्लियर। इसी का एक एक्सटेंशन भी, अगर मान लो ए बी सी डी होल ट्रांसपोज अगर है तो ये रिवर्सल लॉ कैसे लगेगा, ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। समझ में आ गया ये चीज। हटा दो फिर ये मैं पूरे लॉस। ओके नेक्स्ट, ये हमने देख लिया। तो अब हमें क्वेश्चंस करने हैं, और कुछ बचा तो नहीं है शायद, कुछ थ्योरम्स बचे, एक छोटा सा थ्योरम बचा है और वो थ्योरम है ये, वो थ्योरम है ये, दो थ्योरम से छोटे से। ठीक है, मैं पहले समझाता हूं फिर जो काम की चीज है वो लिखना बस। पहला थ्योरम ये बोलता है कि किसी भी मैट्रिक्स को और उसके ट्रांसपोज को अगर हम ऐड कर देंगे तो जो हमें एक नया मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। समझ रहे हैं। एक एग्जांपल से करके देखते हैं। मान लो ए में कोई भी एक मैट्रिक्स लेता हूं 1 2 3 4, बताओ ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। फिलहाल ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। सबसे आंसर चाहिए ये क्या है, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। ये दोनों नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में क्लासिफाई किया जा सके, हो सकता है कुछ मैट्रिक्स दोनों ही ना हो। तो फिलहाल तो ये कुछ नहीं है। अच्छा, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताओ। ए ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम में बदल जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 3। दोनों को ऐड कर दो। अब बताओ ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या बनेगा, 2 5 5 8 ऐसे होगा ना, 2 5 5 8। क्या ये क्लियर हुआ बताओ जल्दी से। 1 + 1 2 + 3 3 + 2 4 + 2। अभी कौन सा मैट्रिक्स बना बताओ, सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक। समझ गए ना ये चीज। तो पहला थ्योरम यही बोलता है किसी भी मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को ऐड कर दे तो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या होगा, सिमेट्रिक। और अगर मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को सब्सट्रैक्ट कर दे तो रिजल्टिंग क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलो इसको भी चेक करके देखते हैं। ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालो तो 1 - 1 0, 2 - 3 -1, 3 - 2 1 ऐसे होगा, 3 - 2 1, 4 - 4 0। कौन सा मैट्रिक्स है ये, स्क्यू सिमेट्रिक। समझ में आएगा सिलेबस सबको ये। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, शॉर्ट में लिखना। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो है वो कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक। ए माइनस ए ट्रांसपोज कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया यहां तक। एक चीज पूछता हूं, अब बताना इसके बाद। सब सामने देखना, ये सिमेट्रिक है, क्लियर है। अगर मान लो मैं ये मैट्रिक्स निकालने बोलूं कि बताओ ये क्या क्या होगा, इसकी वैल्यूज क्या होगी, इसके एलिमेंट क्या होंगे। हाफ ऑफ दिस मैट्रिक्स, हाफ ऑफ दिस मतलब बाहर में 1/2 लग गया, इधर भी 1/2 लग गया। तो ये मैट्रिक्स कितना बन जाएगा, ये बनेगा 1 5/2 5/2 एंड 8। क्या ये समझ में मैंने क्या किया, ओ सॉरी 4। क्या ये समझ में मैंने क्या किया। अभी जो नया मैट्रिक्स बना, क्या अभी भी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस और नो में आंसर बता। यस, स्टिल ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है।
अभी मैं अगर हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज निकालता हूं तो बताओ क्या मिलेगा मुझे, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। सो रिजल्टिंग मैट्रिक्स क्या मिलेगा, 0 माइनस हाफ प्लस हाफ एंड 0। क्या ये क्लियर हो गया? स्टिल वो कौन सा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूं, इन दोनों को ऐड कर देता हूं तो ये 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1। अगली टर्म क्या बनेगी बताओ इन दोनों का एडिशन, 2 आएगा ना भाई, 5 माइनस 1 4 4/2। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 3। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, आ रहे क्या समझ में? और अगर इन दोनों को ऐड किया मतलब इन दोनों को भी ऐड करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा तो हाफ ए मिलके क्या बन जाएगा, ए। हाफ ए ट्रांसपोज माइनस हाफ ए ट्रांसपोज कैंसल आउट हो जाएगा, समझ में आ रहा है? सो फाइनली यू गेट सेम मैट्रिक्स। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 और ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2 अगर मैं करूंगा तो सेम मैट्रिक्स मिलेगा, जिसमें ये पहला वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और दूसरा वाला मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही थ्योरम 2 है। तो थ्योरम 2 बोलता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में ब्रेक किया जा सकता है। क्या ये चीजें समझ में आ गई सभी को? एनी मैट्रिक्स कैन बी expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। और ये क्वेश्चन भी पहले आता था बहुत ज्यादा, बट पिछले 4-5 सालों से ट्रेंड में नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन पहले आ जाता था, इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके एक्सप्रेस करो। हटा दो फिर इसको मैं। नेक्स्ट, ओके। सो आजकल इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा ट्रेंड में है। देखो, ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ सकता है। सिर्फ पढ़ लो, सॉल्व करने का मत सोचो, अभी अच्छे से पढ़ लो और क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन समझ में आ गया? ए और बी कौन से टाइप के मैट्रिक्स है बताओ? सिमेट्रिक। सो ए अगर सिमेट्रिक है सो वी कैन राइट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बी भी अगर सिमेट्रिक है सो वी कैन राइट बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। पहला स्टेप सबको क्लियर है? और आपको ये पता करना है कि ये जो मैट्रिक्स बनेगा, इस पूरे ऑपरेशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगा वो किस टाइप का मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो वो जो भी मैट्रिक्स बन रहा है मैं उसको सी मान लेता हूं। तो सी क्या हो गया यहां पर, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब फॉरगेट अबाउट दिस, ये बस देखो सी। आपको पता है सी कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ये दोनों देखेंगे, बाकी अदर ऑप्शंस पे जाएंगे। तो अगर मुझे सी का सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है टेस्ट करना है तो मैं कैसे टेस्ट करूंगा? मैं चेक करूंगा कि क्या सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ रहा है या सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा आया तो क्या, और ऐसा आया तो स्क्यू सिमेट्रिक। तो ओवरऑल मुझे इसका ट्रांसपोज तो लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ। ट्रांसपोज लिया तो मैं लेफ्ट साइड पे लिया तो राइट साइड पे भी ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो होल ट्रांसपोज होगा। पहला स्टेप में कोई डाउट किसी को? अब सी ट्रांसपोज तो ठीक है, यहां पर लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी, जो ट्रांसपोज की 4 प्रॉपर्टी मैंने बताई। पहला तो डबल ट्रांसपोज वाला था, दूसरा स्केलर मल्टीप्लाई, तीसरी प्रॉपर्टी यहां पर लगेगी। तीसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखा था ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज अगर है तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं। याद है 3rd नंबर वाली प्रॉपर्टी? तो वो प्रॉपर्टी अगर इस जगह पे लगाऊंगा तो बताओ क्या होगा ये? नहीं, ऐसा डायरेक्ट मतलब ए बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये पहले पूरा हो गया उसका ट्रांसपोज, समझ गया ना? माइनस ये क्या होगा, बी ए डैश का होल डैश। क्या ये समझ में आ गया सबको? फिर 4th नंबर वाली प्रॉपर्टी मैंने क्या बताया था, याद करो, ट्रांसपोज की। ए बी होल ट्रांसपोज, रिवर्सल लॉ, बी ट्रांसपोज इनटू
ए ट्रांसपोज, वो लगाओ यहाँ पर, बताओ क्या होगा, बी डैश का डैश, समझ में आया ना क्या किया मैंने, इनटू ए डैश माइनस ये क्या होगा, ए डैश का डैश इनटू बी डैश। क्या ये क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन इसमें? फिर फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या थी, डबल ट्रांसपोज विल गिव यू सेम मैट्रिक्स, याद आया ना ये चीज। तो बी डैश का डैश क्या बन जाएगा, बी, और ए डैश माइनस ये क्या बनेगा, ए, और क्या बनेगा, बी डैश। क्या ये चीज समझ में आई, ये किसकी वैल्यू मिली मुझे, सी डैश की। अब थोड़ा देखो, क्या सी डैश और सी इक्वल आ रहे हैं क्या, बी ए डैश, बी ए डैश, ए बी डैश, ए बी डैश। तो यहां अगर मैं कॉमन निकालता हूं माइनस, तो ये पहले आ जाएगा ए बी डैश, और ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब माइनस बी ए डैश। समझ गए ना ये चीज, और ये पूरी वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, सी से। तो यहां पर आपको सी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस सी। क्या ये समझ में आया? तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स के लिए भी पूछा गया है, 1 मार्क के लिए भी पूछा गया, तो आपको दोनों तरीके क्लियर होना चाहिए। क्लियर? कई बुक्स में अप्लाइड मैथ्स की जो बुक आती है उसमें सब्जेक्टिव फॉर्म में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे ऐसे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसको आपको सब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना आना चाहिए अच्छे से। कंप्लीट कर लो जल्दी से इसको। हाँ हो गया, आने हो गया तो बायो की क्लास से, ठीक है। बाकी लोग भी समझ लो, देखो ओवरऑल मैट्रिक्स जो टॉपिक है ना उसमें कंसेप्ट इतना ही है। अब बच गए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और अगला जो टॉपिक है डिटरमिनेंट चैप्टर जो है वो इससे कंबाइंड हो जाता है, तो दोनों के बीच क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये मान के चलो कि 2-3 दिनों 4 दिनों के अंदर एक आध टेस्ट हो सकता है मैट्रिसेस का। अभी तक के कंसेप्ट की हो चुके हैं, प्रैक्टिस थोड़ा सा करना है, ठीक है। वेट करते हैं, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो।